नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है, दैनिक जागरण का संपादकीय है नाकामी की शर्मनाक कहानी। आइए संपादकीय को देखते हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट की इस निष्कर्ष पर हैरानी नहीं है कि भारत में 2010 की तुलना में 2022 में हवा में जानलेवा साबित होने वाले PM 2.5 कणों की मात्रा 38% अधिक हो चुकी है। 2010 की तुलना में 2022 में कितनी हो चुकी हैं? 2.5 जो PM कण होते हैं उनकी संख्या 38% अधिक हो चुकी है। इसके चलते 17 लाख से अधिक लोग असमय काल के गाल में समा गए हैं, जिससे भारी आर्थिक क्षति भी हुई है। यह संभव है कि सरकार प्रदूषण से हुई मौतों के इस आकलन से सहमत न हो, लेकिन इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि देश में वायु प्रदूषण विकराल रूप लेता जा रहा है। यह भी सहज ही समझा जा सकता है कि 2022 की तुलना में अब वायु प्रदूषण ने और गंभीर रूप ले लिया होगा, क्योंकि बीते 3 वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए ठोस उपाय भी नहीं किए गए हैं। इसका प्रमाण यह है कि इन दिनों दिल्ली समेत देश के अनेक शहर बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में हैं। केंद्र और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण की गंभीर होती समस्या का समाधान कर पाने में किस तरह विफल हैं, इसका पता दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के असफल प्रयासों से चलता है। समझना कठिन है जब यह हर तरह से सिद्ध हो चुका है कि कृत्रिम बारिश वायु प्रदूषण से पार पाने का प्रभावी उपाय नहीं है, तो फिर इसकी कोशिश ही क्यों की गई? कृत्रिम बारिश कराने के प्रयोग का इसलिए कोई मतलब नहीं था क्योंकि वह सफल भी हो जाता तो भी वायु प्रदूषण से स्थायी राहत नहीं मिलनी थी। एक लंबे समय से यह देखने को मिल रहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के यत्न तब किए जाते हैं जब वह सिर उठा लेता है। ऐसा यह जानते हुए भी किया जाता है कि प्रदूषण का निवारण रातों रात नहीं किया जा सकता है। इससे यही पता चलता है कि सरकारें और उनकी प्रदूषण रोधी एजेंसियां सर्दियों के आगमन के साथ जहरीली होती हवा को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं हैं और वे एक बड़े संकट समाधान का दिखावा भर कर सकती हैं। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी प्रदूषण से निपटाने में सहायक नहीं बन पा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो हर कोई नाकाम है। वर्ष दर वर्ष गंभीर होता वायु प्रदूषण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ शासन तंत्र की सामूहिक विफलता की कहानी इसलिए बयान करता है कि क्योंकि औसत जनता इस संकट से बेपरवाह दिखती है। यह तब है जब वायु प्रदूषण आम आदमी की सेहत के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आया है। यदि आम जनता वायु प्रदूषण को अपने जीवन के लिए आफत मानकर नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए सक्रिय नहीं होती है, तो शासन प्रशासन के स्तर पर वैसी ही ढिलाई बरती जाती रहेगी जैसे दशकों से बरती जा रही है। शर्मनाक यह है कि यह ढिलाई इसके बाद भी बरती जा रही है कि वायु प्रदूषण देश की बदनामी का कारण भी बन रहा है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का है पराली की समस्या का संभावित हल। अरुणाभ घोष और कनिंजी कैमात हैं। ये लेखक CEW यानी जो अरुणाभ घोष हैं वो मुख्य कार्यकारी कार्याधिकारी हैं और कुरिंजी हैं कार्यक्रम प्रमुख हैं और उनके निजी विचार हैं। तो उत्तर भारत दिल्ली से ऊपर वाला क्षेत्र, पंजाब हरियाणा में मूल्य आता है इसमें और जम्मू वगैरह तो है। तो उत्तर भारत में फसलों के अवशेष यानी पराली जलाने का काम शुरू हो चुका है। बीते
7 वर्षों में कई उपाय किए गए ताकि प्रदूषण बढ़ाने वाले इस चलन पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान फसल अवशेष प्रबंधन, मशीनों के वितरण से लेकर जैव ईंधन परियोजनाओं का सहयोग करने और जुर्माने लगाने तक जैसे काम किए गए। इसके बावजूद आर्थिक बाधाओं और व्यवस्थागत खामियों के चलते कई किसानों के पास पराली प्रबंधन के बहुत सीमित विकल्प रह गए हैं। हालांकि पराली जलाने का जुर्माना लगाने के बाद कुछ लोगों को पसंद आने वाली होती है, लेकिन इसकी वास्तविक वजह को हल करके ही स्थायी समाधान तलाश किया जा सकता है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मापने वाले एयर क्वालिटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक हर वर्ष 20 दिनों तक जब पराली जलाने का काम चरम पर होता है तो उस समय दिल्ली के जो PM 2.5 प्रदूषण में 15 से 30% बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यह शहर के बाहर उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के कारण होता है। इसलिए पंजाब और हरियाणा में समन्वित प्रयास करना जरूरी होता है। तो ऐसा सहयोग की मदद से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अगले 3 साल तक संयुक्त प्रयास किए जाएं, तब जाकर हमें अक्टूबर और नवंबर के बीच ऐसा माहौल मिल सकता है जहां प्रदूषण कम हो। वर्ष 2028 तक इन उपायों की बदौलत पराली जलाने के मौसम में PM 2.5 में औसत 14 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की कमी आएगी। नवंबर के अधिकतम प्रदूषण की दिनों में यह कमी 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो सकती है। उदाहरण के लिए देखें तो नवंबर 2024 में दिल्ली में औसतन मासिक PM 2.5 का स्तर 230 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था 2024 में। सबसे पहले भूसे को संभालने वाली मशीनों के बेहतर प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स में सुधार किया जाना चाहिए। पंजाब हरियाणा के पास ऐसी 2.5 लाख से अधिक मशीनें हैं जो सैद्धांतिक रूप से सभी गैर बासमती धान के खेतों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी कस्टम हायरिंग सेंटर्स में किराए की व्यवस्था अव्यवस्थित और अपारदर्शी है, जिसके कारण यह व्यवस्था केवल 40% मशीनों के साथ ही काम कर रही है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के एक हालिया अध्ययन के अनुसार खेत में ही पराली प्रबंधन करने वाले पंजाब के 15% किसान ही CSC से किराए की मशीनें लेते हैं। हालांकि CSC को ये मशीनें 80% सब्सिडी पर मिलती हैं, लेकिन वित्तीय रूप से टिकाऊ बने रहने के लिए उन्हें हर सीजन में पर्याप्त क्षेत्र में काम करना जरूरी है। उदाहरण के लिए सब्सिडी के तहत 48,000 रुपये में खरीदा गया सुपर सीडर को अगर अगले 5 वर्षों तक हर साल 100 एकड़ जमीन के लिए किराए पर दिया जाए, 100 एकड़ यानी 40 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। और 4500 जो विश्वा होता है ना, उसका एक 4500 वर्ग फुट का एक 45,000 वर्ग फुट का 1 बीघा हो जाता है ना, ये एकड़ बोल सकते 1 एकड़, क्योंकि 20 विश्वा मतलब रहता है कितना 1 बीघा। यहाँ पे यूनिट है, इसको छोड़ देते हैं, सिंपल सा आएगा। 20 विश्वा छोटी सबसे छोटी यूनिट होती है उसमें से, तो 20 विश्वा मतलब 1 बीघा हो जाता है, और 2.5 बीघा मतलब 1 एकड़, और 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर। तो 100 एकड़ के बारे में बात करें तो जमीन के लिए किराए पर दिए जाए तब जाकर उसकी लागत वसूल होती है। इस वर्ष राज्य सरकार को कई बड़े सुधार करने चाहिए। उदाहरण के लिए हर CSC द्वारा सुपर सीडर के लिए कम से कम 40 हेक्टेयर जमीन पर काम करना जरूरी करना,
उन्हें किसानों और CSC को पंजाब के उन्नत किसान जैसे मोबाइल ऐप्स के एक साथ लाना चाहिए ताकि मशीनों को आबाद ढंग से बुक किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकारों को इन केंद्रों के लिए मशीनों के रखरखाव पर तकनीकी प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि मशीनें कम समय के लिए बंद रहें। वर्ष 26 तक सरकार को मशीनी सब्सिडी योजना को फिर से तैयार डिजाइन करना चाहिए। उन CSC को संचालन संबंधी सहायता देना चाहिए जो न्यूनतम सेवा लक्ष्यों को पूरा करे। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के कृषि विभागों को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े मिथकों को तोड़ना चाहिए। ऐसे मिथक प्रचलित हैं, अगर मशीनों का इस्तेमाल किया गया तो कीटों का हमला होगा और उपज कमी होगी उपज में। तो केंद्र सरकार ने जो संशोधित CRM परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक प्रति राज्य सालाना 2.06 करोड़ रुपए की राशि प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए आवंटित किए जाएंगे। यदि यह राशि पंजाब द्वारा इस वर्ष पराली प्रबंधन के लिए आवंटित लगभग 500 करोड़ रुपए के केवल 0.5% के बराबर है, राज्य को अपने वार्षिक फसल अवशेष प्रबंधन बजट का 5% तक रणनीतिक सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए आवंटित करना चाहिए। इसमें खेतों में प्रदर्शन, सर्वोत्तम दस्तूर की चेकलिस्ट और लागत बचत के प्रमाण शामिल होने चाहिए। तीसरा है कि कम से कम 30% धान के अवशेषों का उपयोग ex-situ तरीकों से करने के लिए बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखलाओं का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। ex-situ विधियों में फसल अवशेषों का उपयोग औद्योगिक बॉयलरों में ईंधन के रूप में बायोगैस और बायोचार उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। साथ ही अन्य उपयोग भी शामिल है। उदाहरण के लिए पंजाब ने ex-situ विधियों के माध्यम से 59.6 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेषों के प्रबंधन का लक्ष्य रखा है, लेकिन 23 तक इस लक्ष्य को केवल 60% क्षमता के साथ ही हासिल किया जा सकती है। अगस्त 25 तक पंजाब में जिन 70 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की योजना बनाई गई थी उनमें से केवल 6 ही संचालित थे। धान की पराली को औद्योगिक उपयोग में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं। इसका मुख्य कारण है कि बायोगैस की आपूर्ति, उच्च लागत, पर्याप्त संख्या में बेलर मशीनों की कमी, भंडारण सुविधाएं की अनुपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े पर्याप्त भागीदारों की कमी और कुशल कार्यबल का अभाव है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के अनुसार राज्यों को इस वर्ष धान की पराली आधारित संयंत्रों के लिए मूल्य खोज अध्ययन करना चाहिए और ऐसा मूल्य निर्धारण तय करना चाहिए जो कि परियोजना डेवलपर्स के लिए व्यवहारिक हो, साथ ही किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित करें। 26 तक राज्य ऊर्जा विकास एजेंसियों को बायोमास भंडारण के दिशा निर्देश को मानकीकृत करना चाहिए ताकि नुकसान और आग लगने के जोखिम को कम किया जा सके। आखिर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से प्राप्त किण्वित जैविक खाद और बायोचार जैसे उभरते उत्पादों के लिए बाजार विकसित किया जा सके ताकि इनका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। फर्मेंटेड खाद और बायोचार उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों को समृद्ध करने और व्यावसायिक बाजारों को सुनिश्चित करना इन उभरते क्षेत्रों की वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। हाल ही में उर्वरक यानी अकार्बनिक, जैविक और मिश्रित नियंत्रण आदेश 1985 में संशोधन कर फर्मेंटेड खाद के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक बायोचार के मानकों की अधिसूचना जारी नहीं की है। तो बायोचार से प्राप्त प्रीमियम कार्बनिक क्रेडिट की वैश्विक मांग को भुनाकर भारतीय किसानों के लिए नए राजस्व स्रोत खोले जा सकते हैं और 27 तक सरकारों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का दिशा निर्देश देना चाहिए कि वे किण्वित खाद और बायोचार के लिए उपयोगी संबंध दिशा निर्देश तैयार करें। इसके साथ ही अधिक प्रमाण और सक्रिय प्रशिक्षण और खेत स्तर पर परीक्षणों की आवश्यकता है ताकि किसानों का भरोसा बढ़ाया जा सके। अगले बुआई सत्र से राज्यों को धान की पराली कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके लिए अनाज खरीद नियमों में बदलाव आवश्यक है। यह काम अल्पावधि वाली धान की किस्मों जैसे PR 126 आदि को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।
जो ज़्यादा उपयोग की जाने वाली और अधिक जल खपत वाली पूसा की 44 की तुलना में बेहतर है। पूसा 44 प्रति हेक्टेयर लगभग 2 टन अतिरिक्त पराली उत्पन्न करती है, जिससे अवशेष जलाने की समस्या बढ़ती है। 2023 में पंजाब की गैर बासमती खेतों में PR 126 की हिस्सेदारी 38% रही है और वर्ष 26 तक केंद्र सरकार को प्रति एकड़ धान खरीद की सीमा तय करनी होगी, जो जिले स्तर पर अल्प अवधि वाली किस्मों की औसत उपज के बराबर हो। इससे पूसा 44 का आकर्षण घटेगा, क्योंकि उसकी अतिरिक्त उपज को सरकार द्वारा खरीदा नहीं जाएगा। यह प्रशासनिक रूप से संभव है क्योंकि सरकार पहले ही खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया के लिए भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत कर चुकी है। अगले 3 वर्षों के लिए यह व्यावहारिक और हासिल किया जा सकने वाला रोडमैप अपनाने की नीति निर्माताओं, किसानों और औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। तो ये जो पराली की समस्या होती है उसका क्या समाधान हो सकता है, उससे संबंधित ये बहुत ही शानदार ये लेख रहा है। और इससे पहले ये जो लेख था अपना नाकामी की शर्मनाक कहानी, ये भी प्रदूषण से संबंधित है। सरकार किस तरह से विफल है, इसके बाद इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना सरकार को ना जागरूक, जनता भी जागरूक नहीं होना चाहती है। तो कई पहलू हैं इसके संबंध में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।